गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा पेपर है ये? फर्स्ट। तो आपके रजिस्टर के लास्ट के 2-3 पेजेस में ज़रा हम पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का। तो रजिस्टर के लास्ट के पेजेस में 2 पेजेस आप ले लो और आप लिखो पेपर 1 अकाउंट्स। ICAI एग्ज़ाम पैटर्न एंड इंस्ट्रक्शंस। तो अकाउंट्स पेपर हमारा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। क्या कैलकुलेटर अलाउड है? यस। पेपर हमारा है सब्जेक्टिव, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। कैलसी अलाउड है। कितने घंटे का पेपर है? 3 आवर्स। 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो अब आप एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर होगे और प्रोफेशनल एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो आपके 12th के कंपैरिजन में एकदम अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव 15 मिनट्स रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा टू एनालाइज योर पेपर। तो आपको 3 घंटे पूरे मिले हैं अटेम्प्ट करने के लिए, प्लस जो पढ़ना है पेपर को, ये आप सबकी हैबिट है। क्वेश्चन पेपर आती है, आप सबसे पहले उसको पढ़ते हो पूरा, तो वो उसके लिए अलग से ICAI ने आपको टाइम दिया है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो आपका पेपर स्टैंडर्ड टाइम है 2 to 5। आपके पेपर का टाइम क्या होगा? 2 PM to 5 PM ICAI का। तो आपके हाथ में पेपर कब आ जाएगा? 1:45। पेपर 1:45 आपके हाथ में आ जाएगा। आंसर शीट 2 o'clock आपको मिलेगी। 15 मिनट आप पेपर एनालाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब इस पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। Total 6 questions, 20 marks each. Attempt any 5. इसका मतलब there is a choice. Attempt any 5, but question number 1 is compulsory. क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू फॉल्स। 6 statements carrying 2 marks each, 12 marks. B part, theory question, 4 marks. C part, कुछ भी हो सकता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एनीथिंग, नो पैटर्न, 4
तो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से आपको कोई भी अब 4 क्वेश्चंस करने हैं। सभी की वेटेज कितनी है? 20 मार्क्स। तो टोटल 20 है। अब हो सकता है पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हों, 10 + 10। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 12 + 8। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है 15 + 5। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूरा ही 20 मार्क्स का हो सकता है। मोस्टली होगा ऐसा पार्टनरशिप का क्वेश्चन और फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फुल 20 मार्क्स। अदरवाइज़ क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स हो सकते हैं, 2 पार्ट, 3 पार्ट। क्वेश्चन 6 में नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, तो अंदर डिवीजन कुछ भी हो सकता है। फाइनल वेटेज विल बी 20 मार्क्स ईच। उसके बाद नो स्पेस फॉर रफ वर्क। Everything is a part of working notes. तो रफ वर्क का स्पेस नहीं होता यहाँ पे। अकाउंट्स में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, वैसे तो कैलसी है, फिर भी कुछ लिखना है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। अब जैसे आपका मैथ्स का पेपर है, पेपर नंबर 3, तो आपको शायद लगेगा कि रफ शीट तो मिलनी चाहिए, बट देयर इज़ ओनली 1 पेज दैट यू कैन यूज़ एज रफ शीट। और 1 पेज 100 क्वेश्चंस के लिए, वो मतलब बहुत कम है 100 क्वेश्चंस के लिए एक रफ पेज। ऐसा क्यों किया ICAI ने? क्योंकि ICAI कह रहा है कैलसी अलाउड है, तो आपको सारे क्वेश्चंस कैसे करने आने चाहिए कैलसी के ऊपर। उनका कहना है एक पेज भी हमने दे दिया कि चलो बच्चों को ऐसा ना लगे कुछ नहीं दिया हमने, तो एक रफ पेज हमने दे दिया, एक भी ज़्यादा है। आपको सारा काम कैसे करना है कैलसी पर। तो अकाउंट्स में कोई रफ पेज नहीं है, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। नाउ लेट अस सी द टाइम। कितना टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन को करने के लिए? एक नंबर के लिए 1 मिनट मिलेगा। टू बी प्रिसाइज 1.8। 1.8 हमने कैसे निकाला? देखो पेपर आपका 3 आवर्स का है, तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए? 180 मिनट्स। और कितने मार्क्स का पेपर है? 100। तो 100 मार्क्स के लिए मिले 180 मिनट्स, तो एक नंबर के लिए 1.8 मिनट। तो इफ़ यू हैव टू अटेम्प्ट अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, तो कितनी देर में क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए? 18 मिनट्स। 20 मार्क्स क्वेश्चन 36 मिनट्स। 15 मार्क्स क्वेश्चन 27 मिनट्स। तो यहाँ पर मिनट्स का खेल है। अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि पेपर जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो। हर मॉक टेस्ट आपकी मदद करेगा आपको टाइम के हिसाब से एक्सपर्ट बनाने में। तो ये ऐसे नहीं होता हर बार टेस्ट देते हैं, सीखते हैं कहाँ गलती हुई, धीरे धीरे फिर इस लेवल पर आते हैं कि हाँ 100 मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाए। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है। 12th में आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चन देखे मैक्सिमम? 6। अच्छा, तो 6 नंबर से
20 नंबर का ये हमारा सफ़र है। क्या इसमें भी 90 अबव आ सकते हैं? हाँ, आ तो सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स के आए हैं, इसका मतलब हमारे भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंपल्सरी हो गया। थ्योरी है 4 मार्क्स ही, ज़्यादा नहीं, और बाकी सब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये तो हमारा पैटर्न है पेपर का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ICAI की इंस्ट्रक्शंस जो आज फर्स्ट क्लास से ही माइंड में चली जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़, यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पेन। तो आपको जो पेपर लिखना है वो किससे लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू से नहीं। तो अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कतें हैं कि ब्लैक तो हमारा अनलकी कलर है, इस टाइप का कुछ भी, तो आप ब्लैक कलर से आज से दोस्ती करना शुरू कर दें, क्योंकि पेपर किस इंक में जाएगा? ब्लैक इंक में। एंड यू हैव टू यूज़ स्केल फॉर मेकिंग ऑल द फॉर्मेट्स एंड HB पेंसिल। HB पेंसिल जिसका ब्लैक कलर स्ट्रॉन्ग होता है, ड्राइंग वाली पेंसिल नहीं होनी चाहिए। नो हाइलाइटर्स अलाउड इन पेपर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी भी टाइप के हाइलाइटर्स आपको यूज़ नहीं करने। स्टार्ट एवरी क्वेश्चन from new page. Start every part from new page. क्वेश्चन नंबर्स कैसे मेंशन करेंगे? अभी आप लिखते हो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तो कहाँ लिखते हो? मार्जिन में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूज़ ऑफ मार्जिन इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेपर में मार्जिन को यूज़ आप नहीं करेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, वो खाली रहेंगे। ICAI के पेपर में तो आप क्या करेंगे? पेज के सेंटर में बड़ा बड़ा लिखोगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। And last important instruction, all parts of a question must be done together. ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं, क्या लग रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अब ऐसा भी क्या था मैम लास्ट में लिखवा देती? इतना इतना कितना इम्पॉर्टेंट है ये? क्या लग रहा है कितना इम्पॉर्टेंट है? ICAI का डेटा कहता है हर अटेम्प्ट में 15% स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए पेपर से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें से किसी एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। और अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की है तो आपका पेपर UFM का हिस्सा बन जाता है। अनफेयर मीन्स, तो ICAI सेज अ बिग परसेंटेज सिर्फ इसलिए छोटी सी बात पर वो बाहर हो जाते हैं। क्या बात थी? बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था। इंस्ट्रक्शन तो गिवन है, उसको फॉलो करना है। तो हमें उस 15% का हिस्सा
नहीं बनना। तो जब फर्स्ट क्लास से इंस्ट्रक्शन पता होंगी तो पक्की बात है दिसंबर आते आते इतना माइंड में बैठ चुकी होंगी कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? इंक आप सिर्फ ब्लैक यूज़ करेंगे। देखो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अब ब्लू यूज़ क्यों नहीं करेंगे? देयर इज़ अ रीज़न। आपकी जो आंसर शीट्स होती हैं, आपने पेपर दिया, आपका पेपर ऑल ओवर दिल्ली होगा या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया होगा। अब हर जगह से शीट्स कलेक्ट हुई हैं, उसके बाद उन्हें कहाँ भेजना है? पेपर चेकर के पास। अब ये बाय पोस्ट नहीं जाती हैं। सिस्टम क्या है, आपकी शीट्स को स्कैन कर लिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर के थ्रू इन्हें पेपर चेकर्स के पास भेजा जाता है। तो जो शीट स्कैन होती है उसमें इंक सबसे बढ़िया कौन सी होती है? ब्लैक। इसलिए आपका पेपर में क्या इंस्ट्रक्शन है कि ब्लैक पेन से ही आपको पेपर करना है। जो बच्चा ब्लू पेन से कर देगा उसका पेपर यूएफएम का हिस्सा बन गया एंड द पेपर इज़ कैंसल्ड। उनके लिए तो कैंसिल हो गया और हमारे लिए सीधा सीधा 6 मंथ्स। तो इसलिए ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है। हमारा तो कुछ भी गलत हुआ ना तो सीधा इफ़ेक्ट कहाँ जा रहा है? 6 महीने पर। वैसे तो सीए वाला स्टूडेंट कहता ही है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज़ मे। फाइट फाइट नेवर सरेंडर, फाइट फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर एवरी मे देयर इज़ नवंबर। तो अभी तो फाउंडेशन जून और दिसंबर हो गया, लेकिन ये जो कोटेशन बनी हुई है ये मई और नवंबर के हिसाब से, क्योंकि पहले सारे ही पेपर्स मई और नवंबर में हो रहे थे। तो 6 महीने की गेम है, इसलिए अपने को हर हालत में बचना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्वालिफाई करना है। तो उम्मीद है ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो आप। ध्यान रखोगे हर क्वेश्चन नए पेज से। आपकी तो शीट वैसे भी नहीं है, उनकी शीट है, लगने दो पेज। हर क्वेश्चन नए पेज से, हर पार्ट नए पेज से, सारे पार्ट्स एक साथ, नो रफ वर्क, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन हाइलाइटर्स नहीं। प्रोफेशनल एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन का मतलब ब्यूटिफिकेशन नहीं है, सजा नहीं रहे हम उसको रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर से। इट मीन्स आपने जो भी लिखा है वो क्लियरली समझ आना चाहिए, और जो भी अमाउंट आपने निकाले हैं उसके पीछे क्लियर वर्किंग नोट जो है वो होना चाहिए। कभी कभी बच्चा कहता है मुझे कॉन्सेप्ट आता है लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो आईसीआई ने क्या कहा? ले लो कैलकुलेटर, उसमें क्या है, ये लो पकड़ो कैलसी। हमें कैलसी की वो थोड़ी है कि आपकी कैलकुलेशन चेक करेंगे, हमें चेक करना है आपको ये पता है ना प्लस करना है कि माइनस, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, हमें वो चेक करना है। कैलकुलेशन के लिए आप कैलसी ले लो। बाकी कुछ बच्चे बिना कैलसी के ही करते हैं, वो और भी बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया कैलकुलेटर है। ऐसे करोगे ऐसे कर लो, कैलसी से करोगे कैलसी से कर लो, ये नहीं होना चाहिए ऐसे करेंगे और गलती करेंगे। नहीं, जब कैलसी है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम कैलसी से ही करेंगे। अब देखो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, इस पेपर में 90 मार्क्स अबव जाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कवरेज। हमें सीए के पेपर में कवर क्या क्या करना है, तो हमें जो चीज़ें कवर करनी होती हैं ना वो है ICAI मॉड्यूल प्लस RTP प्लस MTP प्लस पास्ट एग्ज़ाम, बस इतना ही करना है। क्या करना है हमें? ICAI की बुक प्लस ICAI का RTP हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में एक RTP इशू होती है, वो आपके पेपर से 1 महीना पहले इशू होगी।
जो आपके अटेम्प्ट की होगी, बाकी हमें करनी है पास्ट जितनी भी RTPs इशू हो चुकी हैं। MTP हर अटेम्प्ट में 2 इशू होते हैं। आपके पेपर के लिए अक्टूबर में इशू होगा MTP, लेकिन उससे पहले हमें पास्ट वाले सारे MTPs करने हैं प्लस पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस। इतना काम हमें करना ही होगा, नहीं करेंगे तो 90 मार्क्स के अबव उस प्रिपरेशन पे नहीं पहुंचेंगे। अब ये सारी चीज़ें मॉड्यूल, RTP, MTP, पास्ट एग्ज़ाम, सब कुछ चारों चीज़ें कहाँ पर हैं? आपकी इस बुक के अंदर हैं। तो ये जो बुक है आपकी, ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो इसके अंदर ये चारों चीज़ें हैं। तो कवरेज हमें ये सारा करना है, तो जाकर हम प्रिपेयर हो जाएंगे CA फाउंडेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस बुक में ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार हम इंडेक्स देख लें, अकाउंट्स में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो आपने ये नोट तो कर ही लिया, अब आप बुक्स निकाल लीजिए। तो इंडेक्स देखें हम, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 6 इट कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स। तो हम कह सकते हैं हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। वो इंस्टीट्यूट ने छुपा के दिए हैं और दिखने में क्या आ रहे हैं हमारे पास 10 चैप्टर्स देखिए आप 11th 12th में कौन कौन से पढ़ कर आए हो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, NPO। नो मैम, डिलीट हो गया था। अच्छा, तो कंपनी अकाउंट्स। तो अब ये जितने भी आपके येस है ना, ये कुछ काम नहीं आने वाले। तो 11th 12th में आपने जो किया है ना, वो कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो बच्चा एक गलती ये करता है, उसको लगता है 11th के ही चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। ICI ने भी कुछ सोच कर ही दिया होगा। तो कौन लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है CA के अंदर। आप अभी BRS देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे कि अच्छा इतना लेवल है इस चैप्टर का। ये सबसे इजी चैप्टर है हमारे कोर्स का, इसलिए मैं ईजीएस्ट से स्टार्ट करती हूँ BRS। तो बेसिकली ना हमारे चैप्टर्स ये रहेंगे 3 to 10, और जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ना, फर्स्ट तो हमारा थ्योरी है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। इसको हम धीरे धीरे टुकड़ों में कवर करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा। अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें बेसिक्स हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अकाउंटिंग प्रोसेस को भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट BRS किया है, लेकिन लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वो इस चैप्टर में से किया था, क्योंकि कैश बुक इसके अंदर है और BRS को समझने के लिए हम थोड़ी प्रैक्टिस पहले कैश बुक की कर रहे हैं। तो ये हम ग्रेजुअली कवर करेंगे। फर्स्ट 2 मेन चैप्टर्स हमारे 3 to 10 हैं। उसके बाद आप देखेंगे अलग से एग्ज़ाम पेपर्स हैं, RTP हैं। ये लास्ट 3 एग्ज़ाम पेपर्स हैं आपके पास, लास्ट 3 RTP हैं। आप देख रहे हो हर अटेम्प्ट की RTP है।
तो लास्ट 3 पेपर और लास्ट 4 आरटीपी यहाँ पर हैं, और उससे पहले वाली हर चैप्टर के साथ लगी हुई हैं, सारे चैप्टर के साथ लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीआरएस देखोगे, वन 104 से हमारा बीआरएस शुरू हो रहा है। पहले थ्योरी, उसके बाद पेज 110 पे आएंगे ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस। उसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें आईसीआई मॉड्यूल कवर्ड है आपका। प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े ही हैं बस 40 क्वेश्चन बस। उसके बाद पेज 126 पर ये रहे आपके उससे पहले वाले आरटीपी और एमटीपीस। लेटेस्ट 4 अलग से हैं और उसके पहले वाले चैप्टर के साथ अटैच्ड हैं। आरटीपी, एमटीपी, आप देखोगे एमटीपी 1, एमटीपी 2, हर अटेम्प्ट की 2 एमटीपी हैं। उसके बाद फिर हमारे एग्ज़ाम क्वेश्चन। बस मैम और मत दिखाओ आप, ठीक है। तो ये सारा हम कर लेंगे तो हमारा बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कवरेज। ऐसे हम हर चैप्टर में कर लेंगे तो फिर हमारे सारे चैप्टर रेडी हो जाएंगे। अब हाँ मैम, हम इतना कर ही लेंगे तो 90 अबव मार्क्स भी हमारे फिर आ ही जाएंगे। जब हम इतना करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स भी फिर हमारे बहुत अच्छे आएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आप अपना बेस्ट देना। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके अपना अपना बेस्ट दे देते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी डेफिनेटली बेस्ट ही आता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें थी हमारे पेपर 1 के बारे में। जनरली कोई डाउट आपको, कुछ भी पूछना चाहो, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट? कुछ नहीं, तो वापस आते हैं हम हमारे लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन पे, जिसमें हमने जर्नल एंट्री बनाई थी। तो लास्ट क्लास वाला ज़रा आप क्वेश्चन खोलिए, पेज 82 पर था। ये जर्नल एंट्रीज हमने बनाई थी, सबको ध्यान है, सबको क्लियर थी। अब हम इसी क्वेश्चन में अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। पहला स्टेप था जर्नल और दूसरा स्टेप है लेजर। तो अब हम इसमें बनाएंगे कैश अकाउंट। तो यही क्वेश्चन आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। पहले जर्नल बनाया है, अब इसमें हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, जिसको नाम हम देते हैं कैश बुक सिंगल कॉलम। कैश बुक हम बना रहे हैं सिंगल कॉलम, मतलब इसमें कैश अकाउंट ही बनेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के अंदर कितने कॉलम्स बनते हैं? 8, 6, 4, कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो 4 डेबिट 4 क्रेडिट। तो हमें बनाने हैं 8 कॉलम्स। तो आप स्केल लेकर आए होगे ज़रूर, तो आपका स्केल आप निकाल लो, स्केल से ही सबको बनाना है। खबरदार जो किसी ने टेढ़ी मेढ़ी लाइंस खींची रजिस्टर में, स्केल से प्रॉपरली 8 कॉलम्स बनाएंगे।
आराम से फॉर्मेट बनाएंगे, कॉलम्स के नाम लिखेंगे। वैसे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स कैश बुक के अंदर रिसीट एंड पेमेंट, और कोई लेजर अकाउंट होगा तो पर्टिकुलर्स लिखेंगे कैश बुक के अंदर रिसीट और पेमेंट। और आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है क्या? तो किस किस को लग रहा है कि मैम ये आपने गलत लिखा है? खबरदार जो तुमने मुझे गलत कहा, समझ गए? अब ये गलत नहीं लिखा है, ये सही लिखा है। थोड़ा सा 11th क्लास आपको याद दिलाती हूँ। सब्सिडरी बुक्स कुछ याद आता है? सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स बुक के बाद बनता है सेल्स अकाउंट, परचेज बुक के बाद, लेकिन कैश बुक इज कैश अकाउंट। सिर्फ कैश बुक ऐसी है जिसका जर्नल लेजर अलग नहीं होता, सेम होती है, बाकी सबका अलग होता है। परचेज बुक अलग, परचेज अकाउंट अलग, सेल बुक अलग, सेल अकाउंट अलग, सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न अकाउंट, बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश बुक, कैश अकाउंट। इसलिए यहाँ जर्नल फोलियो नहीं है, क्योंकि जर्नल एंड लेजर इज़ द सेम थिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं लेजर फोलियो। हाँ, और कोई भी लेजर होता तो उसमें हम क्या लिखते? जर्नल फोलियो। लेकिन यहाँ कैश बुक में क्या लिखा जाएगा? लेजर फोलियो। ठीक है, अब तो गलत नहीं लिखा मैंने? ठीक है, स्टार्ट करें। बन गया फॉर्मेट? अभी पहला फॉर्मेट बनाया है ना, थोड़ा मुश्किल लगा होगा। 8 कॉलम, अभी एक समय ऐसा आएगा तुम 14 कॉलम बना रहे होगे। क्या? बिना रजिस्टर को टिल्ट किए? हाँ, बिना रजिस्टर को टिल्ट किए तो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे कॉलम्स बनाने में। अभी 8 थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो अभी 8 कॉलम्स तो बन गए। किसी ने रजिस्टर टेढ़ा तो नहीं किया? टेढ़ा नहीं करना, सीधा रख कर ही उसको बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे? डेबिट। जितने भी हमारे एसेट्स होंगे उनके बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर। तो पोस्ट करते हैं हम 1 जनवरी। सबसे पहले मैंने ईयर लिख दिया है ताकि मुझे हर डेट के साथ ईयर लगाना ना पड़े। फर्स्ट जनवरी। डेट को आप 1/1 भी लिख सकते हो या फर्स्ट JAN भी लिख सकते हो, लेकिन जस्ट कीप अ सिंगल फॉर्मेट। ऐसा नहीं पहले 1/1, अगले में 2 जैन, डेबिट में 1/1, क्रेडिट में 1 जैन। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे भी लिखो लेकिन एक ही फॉर्मेट पूरे अकाउंट में रखना। तो 1 जनवरी हमारे पास है बैलेंस ब्रॉट डाउन। $1200। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में रुपीज़ का सिंबल होना मस्ट है, अदरवाइज़ 1/2 to 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका। तो रुपीज़ का सिंबल मस्ट है लेजर अकाउंट्स के अंदर। लेजर अकाउंट हो, जर्नल हो, बैलेंस शीट हो, सब जगह याद से लगाना है। तो हमेशा हम कॉलम पे लगा सकते हैं या फिर आप टॉप पे कॉर्नर में ऐसे लिख सकते हो इन रुपीज़। टॉप पे लिख सकते हो या कॉलम के अंदर लगा सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस के बाद नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम राम। आपने क्या एंट्री बनाई थी? कैश टू राम। इसका मतलब कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू राम।
5th January, to Ram 300, देन पेड रेंट, एंट्री बनाई थी रेंट टू कैश, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रेंट। बहुत इजी चल रहा है। एट्थ जनवरी, कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स। टेंथ जनवरी, पेड टू श्याम, श्याम टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय श्याम। 27 जनवरी, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय फर्नीचर। थर्टी-1 जनवरी, पेड सैलरीज, एंट्री बनी सैलरीज टू कैश, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय सैलरीज। उसके बाद 31 जनवरी, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, जर्नल एंट्री क्या बनी, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। इस जर्नल एंट्री में कहीं पे कैश आया नहीं, तो जब जर्नल में ही नहीं आया तो कैश अकाउंट में भी नहीं जाएगा, इस एंट्री की कोई पोस्टिंग नहीं होगी, तो पोस्टिंग हमारी सारी कंप्लीट है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर अमाउंट, हर ट्रांजैक्शन के साथ अकाउंट वर्ड लिखा होना चाहिए। हर अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड लिखा होना चाहिए। क्लास में भले ही मत लगाओ, डजेंट मैटर, पेपर में लगाना ज़रूरी है। और क्लास में आपको मौका मिलेगा स्टेज पे आके क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब भी आप स्टेज पे आके सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा सॉल्व कैसे करना है, पेपर फॉर्मेट में। तो स्टेज पे आके जब सॉल्व करोगे तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है, ये अकाउंट वर्ड पेपर में ज़रूर लगा होना चाहिए। मतलब क्योंकि हम लोग किसका पेपर दे रहे हैं, सीए का ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब अ पर्सन विद हाईएस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में हर तरीके से पूरा स्ट्रेस है, प्रेजेंटेशन भी पूरी होनी चाहिए, फॉर्मेट भी पूरा आना चाहिए, और अकाउंट्स बनाना तो वो तो आना ही चाहिए। इसलिए हर चीज़ पर फोकस किया जाएगा, हर चीज़ की चेकिंग होगी, इसलिए छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन। अब क्या करते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए पहले दोनों साइड को टोटल करेंगे। दोनों साइड को टोटल किया तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1800 और डेबिट का 1030। तो दोनों में से जो टोटल हायर है वो हम लिखेंगे 1800। हायर टोटल हमने लिखा, और उसके बाद जहाँ कम था टोटल,
क्रेडिट साइड यहाँ आ गई बैलेंसिंग फिगर, जिसको हमने लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रैकेट में B/F इज़ अ मस्ट, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकाला हमने, दिस इज़ बैलेंसिंग फिगर, तो 1800 माइनस 1030 कितना, 770, 31 जनवरी। तो ये जो 770 बैलेंस कैरेट डाउन है, इस 770 रुपये का मतलब क्या है? 770 एज ऑन 31 जनवरी मीन्स हमारे पास 31 जनवरी को हमारे हाथ में कितने पैसे हैं? 770 रुपये। तो बैलेंस कैरेट डाउन 770 मीन्स आज अगर आप हमारी पॉकेट चेक करोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 770 रुपये। अब देखो, जब भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और लिखते हैं बाय बैलेंस CD, इस बैलेंस का एक नाम है बाय बैलेंस CD। ये हमने किस साइड पे लिखा है? क्रेडिट साइड पे, लेकिन इसका नाम है डेबिट बैलेंस। इसका बड़ा खेल आएगा BRS के अंदर, बहुत खेल हैं इस बैलेंस के, इस नाम के, तो इसको बड़े अच्छे से समझना है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? जब भी हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD, और अगर कभी ये CD कैसे आ जाए? टू बैलेंस CD, तो इसका नाम होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब मैंने कोई भी लेजर अकाउंट बनाया, कोई भी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कुछ भी अकाउंट मैंने बनाया, अगर उसकी बैलेंसिंग फिगर आती है बाय बैलेंस CD, तो इसका नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। और अगर बैलेंसिंग फिगर आती है टू बैलेंस CD, तो इसका नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस कैरेट डाउन को हम अगले साल क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन। तो अगर आपने टू बैलेंस CD लिखा तो इसको आप यहाँ ले गए बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD लिखा तो इसको आप यहाँ ले आए टू बैलेंस BD। ठीक है, आप कहते हो ना अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। कैसे? भगवान बैलेंस कैरी डाउन करेंगे ना। अच्छा, क्या क्या खेल किए हैं तुमने? वो कैरी डाउन है, फिर वो ब्रॉड डाउन होगा, तब जाके सारा हिसाब किताब कंप्लीट होगा। तो जो पिछले साल का CD वो अगले साल की ओपनिंग का BD, ये बात पक्की। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे कहा एक अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आप मुझे ये बता दो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? मैं आपसे ये कह रही हूँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है?
कितने बच्चों को लगता है डेबिट और कितनों को लगता है क्रेडिट? अच्छा, जो इस साइड था वो क्रेडिट नहीं था क्या? जो इस साइड था वो क्रेडिट नहीं था? हाँ, बात समझ में आ रही है। बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है वो कैसे चेक होगा? सीडी से हमेशा। अभी ये नहीं तुम बोल दो कि बीडी इस साइड है तो ये क्रेडिट हो गया ना। आपको अगर बीडी दिया और आपसे पूछा कौन सा बैलेंस है, तो आप माइंड में क्या चेक करोगे? अगर इसका बीडी यहाँ है तो इसका सीडी फिर यहाँ रहा होगा। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। बोलो पक्की बात? कहीं कोई डाउट? पेपर में गलती तो नहीं करोगे? तुम्हें तुम्हारी होने वाली डिग्री की कसम, अगर तुमने इसमें कोई गड़बड़ किया। डेबिट बैलेंस कौन सा होता है? बाय बैलेंस सीडी। क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? टू बैलेंस सीडी। अच्छा, ये खेल क्यों है कि ये है तो क्रेडिट साइड पे और इसका नाम क्या रख दिया? डेबिट बैलेंस। हाँ, क्योंकि ये बैलेंस किस वजह से आता है? डेबिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से आता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस किस वजह से आ रहा है? क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, आप हमारे कैश अकाउंट में आपको किस बैलेंस में मज़ा आएगा? बाय बैलेंस सीडी में कि टू बैलेंस सीडी में? बाय बैलेंस सीडी में, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी रिसीट ज़्यादा है और यही हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आती रहें, जाए ना। और अगर आना जाना है तो ज़्यादा वॉल्यूम किसका हो? आने का। लेकिन क्या कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ सकता है कि नहीं? और प्रिसाइज होकर पूछती हूँ, कैश अकाउंट में क्या क्रेडिट बैलेंस आ सकता है कि नहीं? आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो क्या 600 रुपये का खर्चा कर सकते हो कि नहीं? कैसे कर दोगे? कौन है यहाँ करने वाला? भाई ज़रा करके दिखा, कौन कर रहा है? कौन कर रहा था यहाँ खर्चा? कैसे करोगे? कैसे करोगे? पॉकेट में 500 रुपये है, फिर कैसे दोगे पैसे? नहीं, तुम आज पैसे दो। तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपये, तुम 600 रुपये कैसे दोगे? हैं? नहीं, सच्ची सच्ची, कितने पैसे हैं तुम्हारी पॉकेट में? हाँ, अभी निकालो ज़रा वॉलेट, कितने पैसे हैं? ओहो, पेटीएम है। तो जहाँ बैंक आएगा वहाँ हम चले गए बैंक कॉलम में। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कैश कॉलम। क्या कैश कॉलम में क्रेडिट बैलेंस आ सकता है? नॉट पॉसिबल। जितना कैश है उतना ही खर्चा हो सकता है, उसके ऊपर खर्चा नहीं हो सकता। तो इस कैश अकाउंट के बाद नेक्स्ट लाइन, कैश कॉलम will always show debit balance. कैश कॉलम विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। अच्छा, ये आपने नोट डाउन तो कर लिया ना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? किसने नहीं किया तो कर लो, भूलना नहीं बिल्कुल भी। सेंटेंस हमने लिखा है कैश कॉलम विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, और अगर ये नोट डाउन नहीं किया तो ये कर लो आप, व्हाट इज़ अ डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ बेस बना रहे हैं बीआरएस का भी, छोटी छोटी चीज़ों से
छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये समझ में आ गई तो बीआरएस बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें अकाउंट बनाना है, लेकिन अकाउंट से पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। पहले मैं मौका आपको दे रही हूँ, आप अपने आप कोशिश करो जर्नल एंट्रीज बनाने की, और अगर आप बना लो तो आप यहाँ स्टेज पर आकर लिख सकते हो जर्नल एंट्रीज। हो सकता है मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, बस ट्राई कर लो, लेकिन अगर आपसे बन जाए पूरी तो आप स्टेज पे आके सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 में कोशिश करेंगे जर्नल एंट्रीज बनाने की। पेपर में जब भी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, पेपर में आपसे पूछी जाती हैं जर्नल एंट्रीज, जब भी बनाओगे हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लें, कितने कॉलम्स होते हैं? 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल के अंदर। पहला कॉलम डेट होता है, डेट मेंशन ना हो तो फिर सीरियल नंबर। फिर पर्टिकुलर्स होता है, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बना ली जर्नल एंट्रीज? आ जाओ। हाँ, विद रजिस्टर आ जाओ। तो एक स्टूडेंट ने जर्नल एंट्री बना ली है, जब तक वो स्टेज पे लिखेंगी आप आराम से अपनी कंप्लीट कर लें एंट्रीज।
हाँ जी, तो जानवी ने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। क्या लगता है जनरल एंट्रीज करेक्ट है? करेक्ट है, कोई मिस्टेक? आप बताना चाहो बताओ, माइक दीजिएगा। मैम कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करा है, उसकी एंट्री यस, एक तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मिस हो गई। फर्स्ट लाइन, गणेश कमेंस्ड बिजनेस विद 2000 एज कैपिटल। तो पहली एंट्री क्या बननी है? कैश टू कैपिटल। टू 2000 से ओके। और कोई मिस्टेक? इसने मिस्टेक बताई है इतनी खुशी खुशी, तो मज़ा आ रहा है कि मुझे चॉकलेट नहीं मिली लेकिन किसी की तो छीनी गई। अच्छा, और कोई मिस्टेक और कोई गलती इसमें बताइए, माइक दीजिएगा। मैम लेबर की जगह भी एजी से आएगा। ये क्या हुआ? माइक तो वहाँ जा रहा था, ये तुमने बीच में पकड़ लिया, उधर जा रहा था माइक। आप हैंड रेज करो तो आपके पास माइक आएगा। हाँ बताओ। मैम नरेशंस आर मिसिंग। नरेशन नहीं लिखी क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए छोड़ दिया, अदरवाइज नरेशन हम लिखेंगे। तो और हाँ बोलो, अब आप बोलो। मैम लेबर की जगह भी एजी से लेबर आएगा। की जगह वेजेस आएगा, यस करेक्ट। तो पेमेंट टू लेबर मतलब वेजेस अकाउंट, ओके। कैश परचेज, कैश परचेज स्किप हो गई। कौन सी डेट की एंट्री? कैश परचेजेस मिस हो गई, ओके। तो देखो ये जो मिस हो गया ना, इसको अकाउंट में कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आपके सामने साक्षात लाइव एग्जाम्पल। कैसे हो जाती है ये गलती? कैसे हो गई? कैसे हो गई जानवी? इतनी गलती से हो गई, पता नहीं, हम तो सारी बना रहे थे फिर भी छूट जाती है। और ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो जाता है? एरर ऑफ ओमिशन। और कोई मिस्टेक? डिस्काउंट 400 पर था, तो मतलब टू कैश 392 आएगा, ओके। कितने बच्चों को लगता है टू कैश 392 आएगा? रेज हैंड्स। कितने बच्चों को लगता है 392 आएगा? ओके। और कितने बच्चों को लगता है 400? और बाकी बच्चों को? ठीक ठीक लगा लो मैम, आप जो हो गया हम मान जाएंगे, इतने प्यारे हम बच्चे हैं। ध्यान से देखो, पेड अली एंड सन्स, तो पेमेंट कितने की है? 400 की। यही सीए है जनाब, इतना ही फोकस करना है। पेड, पैसा कितना दिया? 400। डिस्काउंट भी कह रहे हैं मिला है, इसका मतलब पेमेंट कितनी बनती थी? 408। सो दिस अमाउंट इज करेक्ट। एनी अदर मिस्टेक? नहीं। तो ये जो आपने मिस्टेक्स ढूंढी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑडिट। ये क्या किया आपने? ऑडिट। यही आपको करना है। कंपनी अकाउंट्स बना के देगी और आप क्या करोगे? उसकी चेकिंग। तो ये आपने ऑडिट करी, बड़ा मज़ा आया। उसको तो इतना मज़ा आया पूछो मत। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, शक्ल छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको मज़ा आता है गलती निकालने में। योर गुड नेम? अमन। हाँ, अमन को तो बहुत ही मज़ा आया गलती निकालने में, तो इसको बोलते हैं हम ऑडिट। अब इतनी मिस्टेक हैं तो चॉकलेट दे दी जाए या छोड़ दी जाए? क्या कहते हो? सबको दे दी जाए। देखो सिस्टम ये रहता है, कोई भी गलती नहीं है तो बड़ी वाली चॉकलेट, और एक आधी गलती है तो छोटी वाली चॉकलेट, और ज़्यादा ही गलतियां हैं तो कोई चॉकलेट नहीं। तो अब बोलो, आधी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कौन सी चॉकलेट मिलेगी, बड़ी वाली कि छोटे वाली? देखो, क्योंकि जानवी हमारी बैच की फर्स्ट स्टूडेंट है
जो स्टेज पर आई है, तो जानवी की गलती माफ़ है और उसको मिलेगी बड़ी वाली चॉकलेट। तो जानवी कौन सी लोगे? ओरियो, सिल्क, फ्रूट एंड नट? फ्रूट एंड नट लीजिए। वेरी गुड जानवी। तो जानवी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। देखो, या तो स्टेज के इस तरफ हो, बच्चे आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, और अगर उस तरफ हो तो दूसरों के लिए क्लैपिंग तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ज़ोर से, थोड़ा तेज़ आवाज़ में। उसने ट्राई किया, बहुत अच्छे से किया। अब हम भी देख लें सारी जर्नल एंट्रीज़। सबसे पहले बेसिक प्रेजेंटेशन। डेबिट आप लोगों ने ऐसे ही लिखा है कोने में, या किसी ने यहाँ पे भी लिखा है? ठीक है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर आपका आपके आगे है। आपने कहाँ डेबिट लिखा है? अब मैं आपको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिखाती हूँ जर्नल की। तो आप समझोगे इम्पोर्टेंस छोटी छोटी बातों की। अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा बेसिक चैप्टर है, पॉइंट नंबर सेकंड, पेज 55 पर आ रहा है। पहले कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? जो डेबिट होगा। जर्नल के रूल्स हैं, विद द वर्ड डेबिट रिटर्न टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉलम। तो डेबिट आपको कहाँ लिखना है? यहीं पे लिखना है। जैसे लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। अगर आपने यहाँ लिखा, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रेजेंटेशन एंड इट इफ़ेक्ट्स योर मार्क्स। तो हो सकता है आपको लगे कि यार इसमें क्या है, ये क्या बात हुई, लेकिन हर चीज़ एक पैटर्न है तो वो फॉलो करना होगा और डेबिट यहीं पे लिखा जाएगा। इसलिए आप सीए में ना ये भी देखोगे, अब बच्चा अंदाज़ा लगाता है मेरे 80 मार्क्स आएंगे, 70 आएंगे, आते कितने हैं? 40, 50। फिर वो कहता है पेपर चेक कर अपनी घरवाली से लड़ के आया होगा। ऐसा नहीं है। फिर आप किसी और पे ब्लेम डालते हो, ऐसा नहीं है। खुद हमसे ही ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, जिस पर मार्क्स डिडक्ट पेपर में हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कम मार्क्स हैं तो हमें ही अपनी गलतियां ढूंढनी है और उन गलतियों को हमें इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं होता कि वो घर वाली से झगड़ा करके आया है। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आया भी है झगड़ा करके तो हमारे 6 महीने तेरे झगड़े पे तो डिपेंड नहीं करेंगे। अगर तू झगड़ा करके आया भी है ना, हमारा पेपर ऐसा होगा, उसको देखकर तुम्हारा मूड खुश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हमें नंबर जो हैं पूरे मिलेंगे, क्योंकि हमारा करियर किसी के मूड पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो अगर वो लड़के भी आया है, उसका मूड भी ख़राब है, हमारा पेपर ऐसा होना चाहिए देखकर उसका मूड अच्छा हो जाए और हमें पूरे 20 में से कितने मार्क्स मिले? फुल 20 ऑन 20। तो अपने पेपर को ऐसे सजा कर जो है प्रेजेंट करना है। तो जिस जिसका डेबिट पहले था, कट करके कोने में खिसका लिया उसे। डेबिट वर्ड कहाँ लिखना है? टुवर्ड्स द कॉर्नर। अब देखो फर्स्ट एंट्री, कैश टू कैपिटल क्लियर। सेकंड, फर्नीचर क्लियर होगी, फर्नीचर टू कैश, परचेजेस टू कैश, कैश टू सेल, यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद पेड कैश टू राम मोहन, हमने राम मोहन को कैश दिया, तो पे कितना किया? 560। तो कैश में कितना आएगा? 560। और ही अलाउड डिस्काउंट, उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट किया 10, तो टोटल अमाउंट 570। फिर ऐसे ही हमने डिस्काउंट दिया,
कृष्णा एंड कंपनी को। पैसे मिले 600, डिस्काउंट दिया 20, मतलब टोटल अमाउंट था 620। पेटी एक्सपेंस, छोटे खर्चे, पेटी एक्सपेंस टू कैश, लेबर को पेमेंट करी, वेजेस टू कैश, अली एंड सन्स को पेमेंट करी, पेमेंट 400, डिस्काउंट रिसीव्ड 8, टोटल 408। जर्नल एंट्री क्लियर। अब हम फिर से बनाएंगे कैश बुक, लेकिन इस बार कैश बुक में कैश कॉलम के साथ साथ एक कॉलम और होगा, डिस्काउंट कॉलम। तो लास्ट वाली कैश बुक में टोटल 8 कॉलम थे, इस वाली कैश बुक में 10 कॉलम टोटल हमें बनाने हैं। इसका नाम होगा डबल कॉलम कैश बुक। बना लिया फॉर्मेट, क्या भी एडजस्ट कर रहे हो? कर लिया, हाँ। तो स्टार्ट करें। सबसे पहली एंट्री हमारी कैश टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में टू कैपिटल। First April to capital 2000। Then 1st April again हमने एंट्री बनाई फर्नीचर टू कैश, तो कैश अकाउंट में जाके बाय फर्नीचर। Second April buy purchases, Fourth April goods sold, कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स। Then 5th April paid cash to Ram Mohan, he allowed discount। हमने जर्नल एंट्री बनाई राम मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय राम मोहन, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारी इनकम है ना,
इनकम हमेशा क्रेडिट होती है ना, तो हमने कैश बुक में ये जो 2 डिस्काउंट लिखे हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो डेबिट साइड पे लिखा आपने दिस इज़ डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट साइड पे लिखा दिस इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि इनकम क्रेडिट होनी है, नुकसान डेबिट होना है, तो क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है और डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो उसके लिए भी क्या लिखना है, बाय राम मोहन। अगर एंट्री है राम मोहन टू कैश, तो कैश में क्या लिखा, बाय राम मोहन। अगर एंट्री है राम मोहन टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में क्या लिखा, बाय राम मोहन। और इसीलिए हम कैश बुक में ही कौन सा कॉलम बना देते हैं, डिस्काउंट, ताकि हमारी अकाउंटिंग ना यहीं पे कंप्लीट हो जाए, अलग से डिस्काउंट अकाउंट में जाना ना पड़े। इसका मतलब हम अब कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय राम मोहन, बाय राम मोहन। डिस्काउंट आपका है 10, अमाउंट है 560। ICAI ने आपको करना है चेक कॉन्सेप्ट के साथ, और वो आपके साथ बहुत खेल खेलेगा। इस क्रिकेट मैच में कई बाउंसर्स हैं, एक बाउंसर यहाँ पर है। बैंक देखो, जब हम अमाउंट लिखते हैं, ये अमाउंट रिसीट है कि पेमेंट, ये पेमेंट है, लेकिन इसके साथ जो डिस्काउंट लिखा है वो रिसीव्ड है। इतना बच्चे को तंग करने के लिए काफ़ी है। अगर कॉन्सेप्ट से नहीं पकड़ा, इसमें ICAI तुम्हें उलझा देगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि देखो, जहाँ तक कैश कॉलम की बात है, क्रेडिट साइड कौन सी है, पेमेंट की, लेकिन जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, क्रेडिट साइड कौन सी है, रिसीव्ड, और डेबिट साइड कौन सी है, अलाउड। तो तुम ये ध्यान रखना। ये खेल कैसे होगा मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखाऊंगी, फिर देखते हैं तुम बाउंसर पे आउट होते हो या तुम बाउंसर पे 6 रन्स बनाते हो। ये हमें देखना है कि तुम क्या करोगे, पर गड़बड़ यहाँ हो सकती है। फिर से ध्यान रखना, ये अमाउंट represents payment but the discount represents discount received, क्योंकि डिस्काउंट मुझे मिलता कब है, जब मैं पेमेंट करती हूँ, तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। मैंने पेमेंट किया, सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दिया, तो पेमेंट मेड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये दोनों सेम साइड पर हैं, क्रेडिट साइड के अंदर इसको नोट किया गया है। बोलो पोस्टिंग क्लियर। आगे चले। 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल आप कोशिश करोगे कैसे पोस्ट करें, डेबिट साइड पे टू कृष्णा एंड कंपनी, डिस्काउंट में 20, कैश में 600। बहुत बढ़िया, पोस्ट कर देते हैं। ये क्लियर, किसी को कोई डाउट? फिर आगे चलें, अब तो आसान है। पेटी एक्सपेंस, परचेजेस, 7 अप्रैल पेटी एक्सपेंस,
8th April cash purchases. Paid for labor by wages. उसके बाद 13th April पेड अली एंड सन्स. तो हमने एंट्री क्या बनाई? अली एंड सन्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. इसका मतलब क्रेडिट साइड पे जाना पड़ेगा. तो बाय अली एंड सन्स. डिस्काउंट 8, पेमेंट 400. 13th April. ट्रांजैक्शंस कंप्लीट. अब इसे करना है टोटल और बैलेंस. अब देखो जो डिस्काउंट होता है अलाउड और रिसीव्ड, हमें उसे अलग अलग P&L में शो करना होता है या हम नेट डिस्काउंट कर देते हैं. नेट रिसीव्ड कितना या नेट अलाउड कितना. नेट करते हैं कि अलग अलग शो करना होता है? अलग अलग शो करना होता है. आपको ये दिखाना होता है पूरे साल में कितना डिस्काउंट आपने दिया और कितना डिस्काउंट आपको मिला. तो क्योंकि हम नेट नहीं करते इसलिए डिस्काउंट वाले कॉलम बैलेंस नहीं होते. बैलेंस नहीं होते. बैलेंस किया तो आपने नेट कर दिया. बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, टोटल लिख दो दोनों तरफ अलग अलग. ये 20, ये 18, दोनों साइड अलग अलग टोटल. ऐसा भी होता है हाँ. कौन से कॉलम में? डिस्काउंट वाले कॉलम में. क्योंकि अब डिस्काउंट यहाँ से उठ के आगे P&L में जाएगा. कैसे जाएगा? टू डिस्काउंट अलाउड 20 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 18. तो ये अलग अलग शो होगा. तो यहाँ पे सिर्फ टोटल आएगा 20 और 18. लेकिन कैश कॉलम को उसको हम बैलेंस करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं. तो हायर साइड हायर टोटल डेबिट टोटल आ रहा है. वैसे भी कैश कॉलम है, डेबिट टोटल ही हायर आएगा. तो कितना टोटल आ रहा है? 3550. 675 आप बता रहे हो. बैलेंस कैरेड डाउन 675. किस दिन? 30th April. जो मंथ चल रहा है उसके एंड में चले जाओ. तो 30th April. बाय बैलेंस CD 675. 675 क्या बता रहा है? डेबिट बैलेंस. और आज हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं? 675. साथ में याद से लिख देना B/F बैलेंसिंग फिगर. बोलो इसमें कोई डाउट? पक्की बात? दोनों क्वेश्चन क्लियर? तो पहले हमने बनाई थी सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर हमने बनाई है डबल कॉलम कैश बुक. आगे हम चलेंगे किसकी तरफ? ट्रिपल कॉलम कैश बुक की तरफ.
जिसमें हमारा कॉलम आएगा बैंक का, जिस तक जाने की तैयारी हम कर रहे थे कि बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस को हम स्टार्ट करें। तो ट्रिपल कॉलम पे जाने से पहले ना मैं एक बात आपको बताती हूँ। कल एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आई, तो वो लास्ट टू लास्ट फाउंडेशन बैच में थी। तो उसने मुझे ना बताया था उस टाइम पर कि शी इज़ बीइंग फिज़िकली अब्यूज्ड बाय समवन फ्रॉम हर फैमिली। सो बेसिकली हर ताऊ जी इज़ अब्यूजिंग हर फिज़िकली। तो शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। तो मैंने उससे बोला कि वाई डोंट यू टेल योर मदर। तो शी सेड कि मैंने बताया अपनी मम्मा को और मम्मा ने मुझे बोला कि चुप रहो, इस मैटर में चुप रहो। और ये शायद आप लोग समझते होंगे कि ये चीज़ कॉमन हो गई है आजकल बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स का कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इस मैटर में आप चुप रहो। तो उसने जस्ट डिस्कस किया कि मैम क्या करना चाहिए मुझे। लास्ट टाइम जब वो बैच में थी, तो मैंने उससे बोला कि देखो इससे निकलने का ना एक ही तरीका है, अपना करियर बढ़िया सा बनाओ और यहाँ से है ना बाहर निकल जाओ। तो करियर बढ़िया सा बनाओ तो बेस्ट ऑप्शन तुमने चुन तो लिया है, सीए। अब बस तुम इस पर ना काम करो, सीए बनो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसका एक ही तरीका है। और दूसरा तरीका, मैंने कहा एक बार जो ये अब्यूज़ हो रहा है ना इसको तुम रोको। तो शी सेड कि मैं कैसे रोकूं, मेरी तो मम्मा तक जो है वो मुझे बोल रही हैं कि तुम चुप रहो, और अगर मैं बोलती हूँ कि वो मेरे घर आ रहे हैं मैं बाहर निकल जाऊँ तो भी मेरी मम्मा मना कर देती हैं कि बाहर भी नहीं निकलना। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम फैमिली के उसमें इतना बंध जाते हैं। तो वो कहती मतलब मैम मैं तब तक सहती रहूँ। मैंने कहा नहीं, आप तो आज के ज़माने के बच्चे हो ना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। मैंने उससे कहा अगली बार कुछ भी हो ना एक बार ही सह लेना और रिकॉर्डिंग कर लेना चुपचाप। कहती मैम पता चल गया तो। मैंने कहा आजकल रिकॉर्डर्स ऐसे आते हैं, पेन के अंदर रिकॉर्डर है, तुम रिकॉर्डिंग कर लो और उसके बाद तुम उनको बोलना कि अगर दोबारा मेरे साथ किया ना तो ये रिकॉर्डिंग जो है वायरल होगी। कहाँ पे? फैमिली के अंदर। तो कल वो मुझसे मिलने आई ना तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। शी सेड कि वो अब्यूज़ भी रुक गया मेरा, मैंने बिल्कुल यही काम किया। एंड ही वॉज स्टन्ड जब मैंने उनको बोला कि अगर अब आपने किया ना तो ये रिकॉर्डिंग मैं सबको दिखा दूँगी। एंड सेकेंडली उसका ना फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन तब उसने मुझे कहा कि मैं डिस्टर्ब्ड ही थी, मेरे पास आंसर ही नहीं था, पर मुझे पता चल गया मुझे करना क्या है। तो उसने सेकेंड टाइम में क्वालिफाई किया क्योंकि शी सेड कि मुझे पता है कि मुझे यही करना है। तो कल वो मिलने आई तो शी चेंज्ड अ लॉट। अपने ऊपर उसने बड़ा काम किया। वो कहती मैंने एक कोर्स भी ज्वाइन किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और अभी वो इंटर में है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रही है। तो क्या लाइफ बदल गई उस बच्ची की? थोड़ी सी तो बदल गई। अब्यूज़ तो रोक दिया और आगे सीए बन के निकल जाएगी। देखो कोई भी अगर आपके साथ गलत करता है ना, एक चीज़ उसके अंदर ना होती है कि इस बंदे की ना बहुत लूज़ लैंग्वेज में बोलूँ तो इसकी औकात ही क्या है। वो अब्यूज़र के अंदर होता है कि ये तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तो वो सोचता है कि मैं अब्यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अब्यूज़ को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माँ दुर्गा का रूप आपको लेना पड़ेगा। माँ दुर्गा का रूप कौन सा है? काली माँ। काली माँ माँ दुर्गा का ही रूप है। तो अभी अभी आप लोग स्कूल से निकल कर आए हो ना, बड़ी वो इंतज़ार भी था कि कब स्कूल से निकलेंगे यार, कब हमें फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम तो अब मिलना शुरू हो गया। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक ये, किसी को अपने साथ गलत नहीं करने देना। आप मूवीज़ में देखोगे ना, एक चीज़ बहुत गलत दिखाते हैं। जब कोई किसी गर्ल के साथ गलत कर रहा होता है, और आज की डेट में तो गर्ल्स तक ये सीमित भी नहीं है, बॉयज़ आर इक्वली अ पार्ट ऑफ इट, उनके साथ भी अब्यूज़ होता है।
मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, जब किसी गर्ल के साथ अब्यूज़ हो रहा है तो उसको कैसे दिखाते हैं, वो रो रही है। दृश्यम देखिए, तो उसमें वो सीन याद है जब वो बॉय उसको बोलने आता है कि मेरे पास तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, तो वो गर्ल क्या, वो रोने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आपको जब भी कोई अब्यूज़ कर रहा हो ना, रोना तो बिल्कुल मत, गिड़गिड़ाना बिल्कुल मत। उससे उसको ना पावर मिलती है, उस बंदे को लगता है कि हाँ आई एम सुपीरियर। आज पढ़ रहे थे ना आप लोग इन्फीरियर सुपीरियर, ज़रा यहाँ भी अप्लाई करना। आप रोते हो ना, उसको लगता है ही इज़ सुपीरियर। ना रोना, ना बेग करना। आप आज के ज़माने के बच्चों, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, टेबल्स को टर्न करो उसी के ऊपर। और अगर ऐसी भी सिचुएशन है कि मम्मा कह रही है, फैमिली है, सब कुछ है, सब चीज़ों को लेकर के, कंसिडर करके अपना तरीका निकालो। आपको प्रोटेक्ट अपने आप को खुद ही करना होगा, कोई आपको प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, अपना करियर बनाओ। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अपने करियर को रखो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कुछ भी हो ना, मुझे अपना करियर बनाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कहते हैं ना, जो अपने आप पे खर्च करते हैं, जो अपने आप पे खर्च करते हैं ना, एक दिन लोग गूगल पे उनको सर्च करते हैं। तो जो अपने आप पे खर्च करते हैं, एक दिन लोग उन्हें गूगल पे सर्च करते हैं। तो अब आप स्कूल से निकल आए हो, बहुत चीज़ें करनी होंगी, बहुत सपने होंगे। एक सपना हमेशा माइंड में रहे, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और अपना करियर मुझे बनाना है। इंस्टाग्राम पे आपने बहुत लिख लिया माई लाइफ माई रूल्स, लेकिन ये अप्लाई कब होगा, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इसलिए सीए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। लाइफ में बहुत कुछ होगा। क्या तुम आगे 4 साल के लिए लाइफ को कह सकते हो कि तू रुक जा, मैंने सीए चूज़ किया, मेरी वैसी लगी पड़ी है, अभी और कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ नहीं सुनेगी, बहुत सिचुएशंस आएंगी। तुम एक ही फोकस रखना, मुझे मेरा करियर जो है बनाना है। ठीक है ना, पक्की बात है, प्रॉमिस। तो अगर आज कोई आप में से अब्यूज़ सह रहा है, आज स्ट्रैटेजी बना लो, प्लानिंग कर लो, स्टॉप करने मत देना आगे किसी को भी खुद को अब्यूज़। और जब कर लो तो मुझे एक मैसेज कर देना, तो मुझे भी खुशी होगी कि चलो ये अच्छा हो गया। कर दो, बस एक मैसेज कर देना, मैम मिशन अकम्प्लिश्ड। अब उसकी हिम्मत नहीं है मुझे दोबारा कुछ भी कहने की। और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ते जाओ। तो मुस्कुराते मुस्कुराते हम आ गए अगली कैश बुक पे। बहुत इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल कॉलम। चलो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, नए पेज पे नई हेडिंग, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब मैं एक एग्जाम्पल डिक्टेट करवा रही हूँ, उसको लिखते हैं हम। Enter the following transactions. In triple column cash book. Checks are first treated as cash receipts.
first transaction. C commences business with cash 20,000. आसान है ये तो ट्रांजैक्शन. क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? कैश टू कैपिटल 20,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. He paid into current account he paid into current account 19,000. इसका मतलब सी ने बैंक अकाउंट खोला. बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं, सेविंग्स और करंट. हाउस होल्डर्स, आपके पेरेंट्स क्या खुलवाएंगे? सेविंग्स अकाउंट. लेकिन बिजनेसमैन क्या खुलवाते हैं? करंट अकाउंट. दोनों अकाउंट में डिफरेंस होता है. बेसिक डिफरेंस, करंट अकाउंट में आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट. तो अभी हम लोग बोल रहे थे ना कि अगर कैश आपके पास 500 है तो क्या 600 का खर्चा कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है. लेकिन बैंक में 20,000 है करंट अकाउंट में, तो क्या 22,000 का खर्चा कर सकते हो? यस. कैश 500, 600 का खर्चा कर सकते हो? नहीं. बैंक करंट अकाउंट 20,000, 22,000 का खर्चा कर सकते हो? यस. बैंक से इज अलाउड. इसको बैंक ने क्या कह दिया? ओवरड्राफ्ट. जितना है ही नहीं आपके बैंक में, आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया. बदले में बैंक हमसे क्या लेता है? इंटरेस्ट. लेकिन फैसिलिटी कौन से अकाउंट पे मिलेगी? करंट अकाउंट पे. तो सी ने खुलवाया करंट अकाउंट. अकाउंट खुलवाने की जर्नल एंट्री. अकाउंट कैसे खुलवाते हैं? बैंक में पैसा जमा करके. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू कैश. बैंक अकाउंट आ गया, कैश हमारे हाथ से चला गया, तो इसकी जर्नल एंट्री बैंक टू कैश. जर्नल एंट्री सही है तो फिर लेजर सही होगा, फिर फाइनल अकाउंट सही होंगे. इसलिए हमारा सारा फोकस किस पर है? जर्नल एंट्री के ऊपर. अब हमने एक एंट्री बनाई बैंक टू कैश, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम है? बैंक कैश डिस्काउंट. मतलब इस एंट्री का डेबिट भी यहीं पोस्ट होगा और क्रेडिट भी यहीं पोस्ट होगा. तो ऐसी एंट्री का एक स्पेशल नाम था कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा, जब डेबिट भी वहीं आ रहा है और क्रेडिट भी वहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होंगी, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक. बैंक में पैसा डाला, बैंक टू कैश, पैसा निकलवाया, कैश टू बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री जब भी डालेंगे हम साथ में सी लिखेंगे. और कहाँ लिखेंगे? बेस्ट है लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख दो. वो वैसे भी खाली पड़ा होता है, सुनसान है, उसमें कुछ है ही नहीं, वहाँ पर हम जो है ये सी लिख देंगे. तो बैंक टू कैश एंट्री क्लियर. नेक्स्ट, he received check from K and Company 600.
एक छोटा सा चेंज करें, मैं डेट्स और दे रही हूँ आपको। फर्स्ट जनवरी 4th January he received check। इसके बाद 2 लाइन का गैप देकर फिर लिखना 5th January he pays in bank K and Company's check। अब चेक्स की बात करते हैं। चेक तो आप सबको पता है, चेक कहाँ से मिलता है? चेक कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? बैंक से। किसको मिलता है? जिसका बैंक के अंदर अकाउंट होता है। अकाउंट होल्डर को मिलती है एक चेक बुक, ठीक है। चेक, कभी आप बोलो अपने फादर को कि चेक मैं बना देता हूँ, तो साफ मना कर देंगे कि नहीं, मैं अपने आप बनाऊंगा, तुम रहने दो, बच्चों की चीज़ नहीं है ये। तो चेक के अंदर ऐसा क्या है कि बच्चों की चीज़ नहीं है और तुम दूर रहो और ये बड़ा जिम्मेवारी का काम है? चेक के अंदर क्या क्या लिखना होता है आपको? नेम लिखते हो आप, अमाउंट लिखते हो और साइन करते हो, डेट लिखते हो, अकाउंट नंबर वो ऑलरेडी लिखा ही होता है चेक के ऊपर, और बस। अच्छा, अमाउंट इन वर्ड्स, फिर अमाउंट इन नंबर्स, ठीक है, और बस। तो मान लो आपने मुझे फीस दी चेक से, ठीक है। आप एक चेक लेकर आए, आपने कहा मैम ये लो आपकी फ़ीस। तो उस चेक को आपने कैसे बनाया? आपने नेम लिखा MKG CA एजुकेशन। नेम मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है पे, तो पे MKG CA एजुकेशन। आपने अमाउंट लिखा 28,000, वर्ड्स में, नंबर्स में, यहाँ पे आपने साइन किए, वही जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, अलग अलग बना बना के वो आपने साइन किए। डेट डली हुई है, अकाउंट नंबर है, आपने चेक लाके मुझे दे दिया, मैंने चेक ले लिया। अब ये चेक है तो कागज़ का टुकड़ा ही ना, ऐसे तो मैम कैश भी कागज़ का टुकड़ा है। देखो चेक जो है, उस चेक का अभी तो मुझे उसके बदले कैश नहीं मिलेगा ना। आपने मुझे चेक दे दिया, अब मैं क्या करूँ इस चेक का? बैंक में मुझे इसे डिपॉजिट करना होगा, और जब तक मैं इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करती तो क्या बैंक को पता चलेगा कि मेरे पास चेक आया है? नहीं। अब जब मैं आपसे चेक लेती हूँ, उसके बाद मुझे उसे बैंक में डिपॉजिट कराना है, तो दोनों बातों में डेज़ का डिफरेंस हो सकता है। मैंने आपसे चेक 4 को लिया, और मान लो चलो 5 की जगह मैं इसको 7 कर देती हूँ, 7 जनवरी को जाके मैंने इसे बैंक में डिपॉजिट किया। अब अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया अपना चेक और आपसे मैंने चेक लिया, वैसे मेरी जो जर्नल एंट्री बननी चाहिए वो एंट्री मेरी होनी चाहिए बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक आ गया, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, टू स्टूडेंट, आपका नाम। मेरी एंट्री ये बननी चाहिए बैंक टू स्टूडेंट। मैंने आपसे चेक लिया, चेक लेके मैं उसे बैंक में ही डालूंगी, बैंक टू स्टूडेंट एंट्री बननी चाहिए। ये बात क्लियर है? बैंक डेबिट क्यों करेंगे? आ रहा है। और स्टूडेंट क्रेडिट क्यों करेंगे? लाइबिलिटी है, रिड्यूस हो रही है। ट्रेडिशनल से देखोगे तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक टू स्टूडेंट। अब क्योंकि डेट्स का गैप है, 4 को चेक आया,
7 को आपने डिपॉजिट कराया, तो आपने 11th क्लास में देखा होगा, आप एक नया अकाउंट ओपन करते हो चेक्स इन हैंड। कुछ याद आता है? चेक इन हैंड। तो 11th क्लास में ऐसा था कि देखो 4th को आप चेक ले रहे हो तो आप ऐसा करोगे, चेक इन हैंड डेबिट टू के एंड कंपनी हमारे एग्जाम्पल में, और फिर 7th को डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या करोगे, बैंक टू चेक इन हैंड। अगर मैं दोनों एंट्रीज को मिला दूं तो क्या मैं कह सकती हूँ एंट्री बन गई बैंक टू के? वही बननी चाहिए थी, बैंक टू के। लेकिन डेट्स का डिफरेंस है, तो हम बीच में नया अकाउंट लेकर के आए चेक इन हैंड। इसे कोई नोट नहीं करेगा, जिसने करा अब उसको काट दो। ICAI मॉड्यूल ने कहा व्हाट इज़ द नीड टू ओपन अ न्यू अकाउंट। अब फिर एक नया अकाउंट खुल गया ना, चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो मॉड्यूल क्या करता है, हर क्वेश्चन में ना एक लाइन दे रखी है मॉड्यूल ने, चेक्स आर ट्रीटेड एज कैश रिसीट। ICAI मॉड्यूल जो हमें फॉलो करना है हमारे पेपर के लिए, वो कह रहे हैं चेक्स इन हैंड मत दिखाओ। आप छोड़ो ना चेक्स इन हैंड, आप कैश दिखाओ। दिल को पसंद तो नहीं आता, कैश क्या मतलब बना यार, लेकिन वो कह रहे हैं नया अकाउंट मत खोलो, इसको कैश दिखाओ। मतलब हमें क्या करना है, 4 जनवरी को जब चेक मिला तो हम करेंगे कैश टू के। चेक इज टू बी ट्रीटेड एज कैश रिसीट। और 7 जनवरी को जब हमने डिपॉजिट किया तो हम कर रहे हैं बैंक टू कैश। तो नेट एंट्री बैंक टू के। बेसिक एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वही बन रही है जो बननी चाहिए। टुकड़े पहले चेक्स इन हैंड के थ्रू हो रहे थे, अब कैसे करना है, कैश के थ्रू। इसका मतलब अब हम एंट्री लिखेंगे 4 जनवरी को जब हमें ये चेक मिला तो हम एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट टू के एंड कंपनी। तो आपने जो स्पेस छोड़ा ना जर्नल एंट्री के लिए, उसी में आप लिखो कैश टू के एंड कंपनी 600, और फिर जब आपने बैंक में डाला तो आपने एंट्री बनाई बैंक टू कैश। इतना क्लियर? इसका मतलब हम हमारी बुक्स में जर्नल एंट्री चेक के लिए 2 दिन बना रहे हैं। 4 को बनाई हमने कैश टू के, फिर हमने 7 को बनाई बैंक टू कैश। अब ज़रा बैंक की नज़रों से भी देखें, बैंक ने क्या किया। बैंक को कब पता चला कि चेक आया है? 7 को। 7 तारीख से पहले तो बैंक ने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने 7 तारीख को आपका चेक बैंक में डिपॉजिट किया। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे पैसे दिए, कितने, 28,000, मैंने इसे डिपॉजिट कर दिया। कब? 7 जनवरी को। सात को मैंने चेक डिपॉजिट किया, तो मैंने 8 को अपने टीम मेंबर को बैंक भेजा। मैंने कहा जाओ ज़रा पासबुक अपडेट करवा के लाओ। अब थोड़ा सा समझना, हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ना कैसे चलते हैं कि पासबुक अपडेट हो रही है, जबकि रियल लाइफ में क्या हो रहा है आज की डेट में,
बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो डेली शाम को मेरी ईमेल पे आ रही हैं, तो मुझे डेली बेसिस पे पता है कि बैंक के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक ज़माना वो भी था जब हमें नहीं पता, हम जाते थे बैंक, पासबुक अपडेट करवाते थे, तब हमें पता चलता था कि अच्छा बैंक के साथ ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई है। मान के चले थोड़ा सा उस ज़माने की बात है, मैंने अपने टीम मेंबर को बोला जाके ना पासबुक अपडेट करा के लाओ। मेरे पासबुक में सपोज़ बैलेंस 2 लाख चल रहा था, तो मैं क्या उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि अब जब ये पासबुक अपडेट होकर आएगी तो कितना बैलेंस दिखाएगी? 228 का। क्या मेरी उम्मीद गलत है? 2 लाख का बैलेंस था, 28 का चेक मैंने डाला, तो मुझे क्या लग रहा है 228 का बैलेंस आएगा। मेरे टीम मेंबर मेरे पास पासबुक लेकर आए और उसमें बैलेंस कितना था? 2 लाख। बहुत गुस्सा आया मुझे तो। मैं भाई कमाल है, जब बैलेंस 228 है तो ये कितना दिखा रहे हैं? 2 लाख। मैं चली गई बैंक लड़ने के लिए। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हो गई जब बैलेंस कितना है? 228। बैंक ने मुझे कहा मैम आपका चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा चेक ना एकदम क्लियर है, साफ साफ उस पर लिखा है पे MKGC एजुकेशन, सही सही अमाउंट लिखा है 28,000, नीट क्लियर हैंड राइटिंग है, एकदम क्लियर है मेरा चेक। बैंक ने कहा नहीं नहीं, क्लियर मतलब ये नहीं, क्लियर मतलब क्या? गहराई में जाना पड़ेगा। हो क्या रहा है बैंक के अंदर? जब आप मुझे चेक देते हो, मैं बैंक में डिपॉजिट करती हूँ, वहाँ सिस्टम क्या चल रहा है? मान लो आपका अकाउंट HDFC में है, मेरा अकाउंट ICICI में है। आप मुझे चेक किस बैंक का दोगे? HDFC, क्योंकि आपके पास चेकबुक किसकी है? HDFC की। मैंने आपसे चेक ले लिया HDFC वाला, और मैं उसे डिपॉजिट कहाँ करूँगी? क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट तो ICICI में है। भी सिस्टम को समझो ज़रा आप, कितने सारे लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सबके अकाउंट अलग अलग बैंक में है। जिसका HDFC में अकाउंट है वो चेक देता है HDFC का, और फिर उसको डिपॉजिट वहाँ कराते हैं जहाँ हमारा अकाउंट होता है। तो कितने चेक्स इधर से उधर हो गए, इस बैंक के आए, इस बैंक में डिपॉजिट हो गए। डेली शाम को क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारे बैंक के अकाउंट्स हैं। तो ICICI का भी अकाउंट है, HDFC का भी अकाउंट है। सपोज़ हमारे 28,000 के चेक की बात हो रही है, ये 28,000 का चेक HDFC से आया है, तो HDFC अकाउंट का बैलेंस -28,000 होना है। और ये चेक कहाँ जाएगा? ICICI के अंदर, तो यहाँ पर +28 होना है। तो पीछे सर्वर पे काम होना है सारा का सारा। तो बैंक क्या करता है? बैंक सेज हम ये एंट्री करें, इससे पहले हम पहले चेक करेंगे आपका ये जो प्यारा सा स्टूडेंट है, इसके अकाउंट में 28,000 है भी कि नहीं। इसीलिए हम चेक लेते नहीं। क्यों? आप तो चेक देके चलते बनोगे, उसके बाद पता चला जी आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। क्योंकि जब आप चेक देते हो ना, तो कैसे लिया जाता है? गुड फेथ में। मान लो आपने कैश प्राइज जीता, मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया मुश्किल सा, आपने वो सॉल्व कर दिया। मैंने कहा मैं आपको 500 रुपीज़ का प्राइज़ दूंगी थ्रू चेक। मैंने आपको स्टेज पर आप खड़े हो, मैंने आपको चेक दिया, आप मुझे थैंक यू बोलोगे या आप मुझे ये बोलोगे मैम सच्ची सच्ची बताओ आपके अकाउंट में पैसे तो है ना?
क्या होगा बोलो, कैसे, क्या करोगे? थैंक यू बोल के आप चले जाओगे। कैसे ले लिया आपने चेक? गुड फेथ में। आप मुझे चेक दोगे, मैं चुपचाप ले लूँगी। नहीं नहीं, सच्ची अच्छी बताओ, आपके अकाउंट में पैसे तो है ना? ऐसे नहीं होगा। हम गुड फेथ में चेक ले लेंगे। बैंक कह रहा है आपने तो गुड फेथ में ले लिया, हम तो पहले चेक कर लें उसके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं। इस चेकिंग में बैंक को 24 से 48 आवर्स लगते हैं। रियल लाइफ में हमारे क्वेश्चंस में 7 दिन से 15 दिन लगते हैं कि चेक जो है जी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो बैंक एंट्री कब करेगा? क्लियर होने के बाद। हम कब करेंगे? डिपॉजिट होने पर। अगर इसके बीच में मैं पासबुक को कैश बुक से मिलाने बैठ गई तो मेरा बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि मैंने एंट्री डाल रखी है, बैंक ने एंट्री नहीं डाली। समझ में आ रहा है रीज़न ऑफ डिफरेंस? दोनों बुक्स के अंदर बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, फिर आपको लगे मैम आप ऐसे कर लो ना, छोड़ो ना, आप भी डिपॉजिट के समय एंट्री मत करो। कब करो? क्लियर के समय। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? मेरे पास हर रोज़ चेक्स आ रहे हैं, अगर मैं एंट्री नहीं करूँगी तो मैं तो भूल जाऊँगी। तो मुझे तो एंट्री कब करनी है? डिपॉजिट के टाइम पर ही। मैं वेट नहीं कर सकती क्लियर का। मेरे पास आज चेक आया, कल दूसरे बच्चे से आया, परसों तीसरे बच्चे से आया, मैं कैसे वेट करूँगी? मैं तो एंट्री कब करूँगी? डिपॉजिट करते ही। और बैंक कब करेगा? क्लियर होते ही। क्या मेरी कोई गलती है? बैंक की कोई गलती है? ना तो तुम गलत हो, ना तो हम गलत हैं। गलत तो सिर्फ वक्त है। इसलिए इस प्रकार के रीज़न को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या कहते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। रीज़न ऑफ डिफरेंस इन बोथ द बैलेंसेस। फर्स्ट रीज़न इज टाइमिंग डिफरेंस। वक्त का खेल है। आपने एंट्री कब डाली? डिपॉजिट के समय। वो कब डालेंगे? क्लियर के समय। बीच में मिला लो बैलेंस, मिलेगा ही नहीं। और क्योंकि मिलेगा ही नहीं बैलेंस, तो क्या बनानी पड़ेगी? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इतनी बात समझ में आई? तो चेक डिपॉजिट वाला हिस्सा एकदम क्लियर है यहाँ तक। तो चलो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।